नमस्कार। मैं पंकज प्रसून। भारत के कश्मीर की एक बेटी ब्रिटिश पार्लियामेंट है और वो सिर्फ एक शब्द बोलती है, आई एम नॉट मलाला यूसुफजई, और ब्रिटिश संसद खड़े होकर तालियां बजाने लगता है। ये सीन देखकर, ये तस्वीर देखकर 140 करोड़ भारतवासियों का मस्तक ऊंचा हो जाता है, सीना गर्व से फूल जाता है। आज भारत की हमारे साथ है याना मीर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएमएफ न्यूज पे। Thank you so याना much. जी, Adab and namaste to all your viewers. एग्जैक्टली बताइए उस वक्त, क्योंकि देश को जानने की इच्छा है कि हुआ क्या था, क्योंकि हर किसी के पास वो 1 मिनट का क्लिप है और हर कोई जानना चाहता है कि ऐसा क्या हुआ जो आपने वहां वो कौन सा जादू किया कि स्टैंडिंग ओवेशन हम सबने देखा ब्रिटिश पार्लियामेंट का। वो पूरा संदर्भ बताइए कि किस चीज का था वो प्रोग्राम था, आपने क्या कुछ कहा, रिस्पांस कैसा था, ये सब कुछ। देखिए मैंने वहां पे एक्चुअली 20 मिनट की स्पीच दी थी, लेकिन मुझे लगता जी है बिल्कुल। कि जहां तक मुझे बताया गया था कि पार्लियामेंट में जो जो भी होता है वो चीज जो है इसको बाहर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ये उनकी पार्लियामेंट की कुछ गरिमा होती है, वी डोंट हैव टू क्रॉस इट। तो इस वजह से जो है अभी हम्म, तक मैंने वो पूरी स्पीच मेरे पास है, किसी ने रिकॉर्डिंग की थी उसकी, वो मेरे पास मौजूद है उसकी लिंक। लेकिन मैं हम्म, सोच रही थी कि ओनली जब परमिशन मिलेगी जायज तौर पे तभी मैं इसको पब्लिश करूं। तो मलाला वाली लाइन सिर्फ लास्ट की लाइन थी, जो शायद वहां से किसी ने उठाकर फिर उसको ना उसको वायरल करना शुरू कर, वहीं से शायद वो शेयर करना शुरू कर दिया, फिर वहीं से वो वायरल हो गई, मुझे लगता है। तो बस वो लास्ट वाली क्लिप, क्योंकि शायद जिसने वो लास्ट वाली क्लिप उठाई शायद उसको वो वाली लाइन सबसे ज्यादा पसंद आई, तो उसने वो शेयर की। बट बाकी जो पूरा 20 मिनट्स का स्पीच था उसमें मैंने क्लियरली बता दिया कि 2019 से पहले क्या हालात थे कश्मीर में और 2019 के बाद क्या हालात हुए हैं। आई क्लैरिफाइड दिस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग चाहे आप सोशियो इकोनॉमिक बात कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टूरिज्म, सिक्योरिटी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हर एक चीज मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ उनके सामने रख दिया। मैंने ये भी बताया कि आप कहाँ पर इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को वेरीफाई कर सकते हैं, ये भी मैंने वहां पर कच्चा चिट्ठा खोल कर बिल्कुल रख दिया कि कश्मीर में क्या हो रहा है। और ये जो है बहुत जरूरी था पंकज जी, इफ यू अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी बिल्कुल तक बिल्कुल। जो भी कश्मीर के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस को बयान देते थे, या तो वो कश्मीरी थे ही नहीं, या तो वो इंडियन ही नहीं थे। कम से कम चलो कोई इंडियन है जो कश्मीर जा चुका है, वो भी नहीं। कोई हम्म, और चलो पाकिस्तानी भी जो पाकिस्तान में रहता, वो भी नहीं। ऐसे लोग वहां पर बैठकर कश्मीर के बारे में बयान देते थे, जो कश्मीर तो भूल ही जाइए, अपनी जन्मभूमि पाकिस्तान भी सालों से नहीं गए। ऐसे लोग बैठकर वहां पर बिल्कुल बयान दिया करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस को कि जो है अमित शाह पर केस करना चाहिए, वहां पे लोग दूध हम्म, खरीदने के लिए बाहर नहीं जा सकते, वहां पर इतनी सारी आर्मी तैनात है, लोगों को वहां पर जीना हराम कर दिया है, इबादत करने की हमें फ्रीडम नहीं है, आजादी नहीं है, कोई भी किसी भी चीज की आजादी नहीं है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें वहां पर बयान की जाती थी हमारे कश्मीर के बारे में, जो मुझे दुख होता था। और जैसे ही मुझे ये मौका मिला, क्योंकि मुझे अवार्ड देने के लिए हम्म, दरअसल वहां बुलाया गया था, बट मैंने सोचा मैं सिर्फ अवार्ड लेकर नहीं निकल आऊंगी, ये मौका मुझे मिला, मैं इसको जाने नहीं दूंगी। तो हालांकि मुझे बोला गया था कि आप खुद को इंट्रोड्यूस कर सकती हैं, 3-4 मिनट का स्पीच दे सकती हैं, लेकिन मैंने उसको 20 मिनट का स्पीच बना दिया और वो सुनते जा रहे थे, उन्होंने बोला ही नहीं कि रुको, हम्म, तो मैं बोलती जा रही थी। बिल्कुल। तो ये चीज हुई कि तो फिर वो तो ये सारे जो एमपीज वहां बैठे हैं वो देवर सरप्राइज्ड कि हमें हम्म, तो पता ही नहीं था कि ये हालात है वहां पर, हमें तो कुछ और ही बताया जाता था। फिर मैंने उनको ये भी याद दिलाया कि G20 तो हुआ था, उसके बाद भी आप लोग ये कही सुनी बातों में जा रहे हैं, झूठे नेशंस के झूठे लोग जो आपको सब बता रहे हैं, आप उन कही सुनी बातों में जा रहे हैं और मेरे इंडिया को जज करते रहते हैं आप लोग। तो ये तो गलत है। पहली बात तो पंकज जी, मुझे लगता है कि ये बात ही गलत है कि उनके पार्लियामेंट में कश्मीर काउंसिल होना ही क्यों है। आप किसी भी देश में बिल्कुल देखिए, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि टोक्यो पार्लियामेंट में कोई बर्लिन काउंसिल तो नहीं होता, ठीक है ना, किसी भी हम्म, रशियन बिल्कुल पार्लियामेंट या फिर अमेरिकन पार्लियामेंट में पेरिस काउंसिल तो नहीं होता। तो फिर भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट में कश्मीर काउंसिल क्यों है? क्यों किसी को इजाजत दी जाती जाती है कि आके किसी और देश के राज्य के बारे में इस तरह से प्रोपेगेंडा करें?
तो ये चीज तो पहले ही मुझे ऑब्जेक्शनेबल लगी, और दूसरी चीज, मुझे जैसी चांस मिला मैंने सब कुछ जो भी सच्चाई है वह बयान कर दी। हम्म। जी। याना जी एक चीज और, कश्मीर प्रॉब्लम वाज बिजनेस फॉर सम पीपल। हमने सुना है वो स्टेटमेंट कि डल झील से मछलियां निकलेंगी, वो अब्दुल्ला परिवार का, या हमने एक नैरेटिव देखा है भारत के अंदर भी कि कश्मीर के लोग जो है वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते, और काफी इससे बिजनेस कमाया गया दोनों ओर के लोगों के द्वारा। कुछ जो सेपरेटिस्ट थे उन्होंने भी पैसे बनाए हैं, और कुछ जो खुद को सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम कहते थे, स्पेशली दिस टू फैमिली। अभी हालात क्या है, मतलब कि कुछ बदला है या सिर्फ ये टेम्पररी मेजर्स है? क्योंकि एक और नैरेटिव यहां बताया जाता है कि बंदूक के जोर पे अभी दबा के रखा है कश्मीरियों को, इसलिए वहां प्रोटेस्ट नहीं होते, ये नहीं होते। आप बताइए, मैं चूंकि आप आपको वहां बता दूं रहती भी है, पंकज जी, आती जाती है, हकीकत क्या है? ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि साल साल बाय साल वहां से आर्मी कम होती जा रही है, और जो अपनी जमीन है वो आर्मी जो है यूटी गवर्नमेंट को सौंपती जा रही है, और कहती जेके यूटी गवर्नमेंट, जो जम्मू कश्मीर का यूटी गवर्नमेंट है, उसको सौंपती जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन को, और कह रही है कि यहाँ पे आप अम्यूजमेंट पार्क बना लो, टूरिस्ट हब बना लो, कुछ भी। और वहां से निकलते जा रहे बैचेस में, बड़ी बड़ी बैचेस में वहां से आर्मी निकलती जा रही है। क्यों? हम्म। क्योंकि वहां पे वो सेफ जोन बन चुका है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये जिन लोगों का आपने जिक्र किया, जो डबल गेम खेलते थे, डबल एजेंट्स थे, एक साइड रेडिकलाइज करते थे कश्मीरी कौम को अपने ही मुल्क के अगेंस्ट, दूसरे साइड आर्मी को फोन करके खबर देते थे कि कौन कौन मिलिटेंट बन गया है, और पैसे लेते थे उसके लिए। तो ये जो डबल गेम है ना, हम्म। ये बहुत अरसों से चलता आ रहा था। तो इसको जो है 2019 के बाद बंद कर दिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज भी कई लोग हैं जो कश्मीर के मुद्दे पे पैसे लेना चाहते हैं, बटोरना चाहते हैं, इसको एक प्रोपेगेंडा लैंड बना दिया है। ठीक है ना? बिल्कुल। अब जो है, पहले जो है इट वाज नेशनलिस्ट कश्मीरी इंडियंस अगेंस्ट द एंटी नेशनल्स। ठीक है, और मैं ये भी बता दूं कि मैक्सिमम नेशनलिस्ट ही थे, लेकिन जो वो एंटी नेशनल थे ना, शोर ज्यादा मचाते थे, हम्म। सामने ज्यादा आते थे, मीडिया को कंट्रोल करके रखा था, गुंडागर्दी करके रखी थी। और मैंने अपना स्पीच खोला इस लाइन के साथ कि ऑल इन्फिल्ट्रेटर्स आर नॉट आर्म्ड। कई ऐसे हैं जो अपने हम्म। मुस्लिम नाम का फायदा उठा के आते तो वहीं से थे, चुप करके आते थे, हमारी सोसाइटीज में रह जाते थे, और खुद को कश्मीरी कहते थे बहुत सालों से। और फिर उनका एजेंडा ये था कि किसी भी तरह ना कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग कर लो, ये इनका हमेशा से एजेंडा रहा है। तो जाहिर बात है कि ये प्रोपेगेंडा बहुत साल चला, आज भी एक तरीके से चल रहा है। आज इट इज नॉट एंटी नेशनल वर्सेस नेशनलिस्ट, आज इट इज नेशनलिस्ट वर्सेस नेशनलिस्ट। आज बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे कई लोग हैं जो पैसों के लिए नेशनलिस्ट बने थे। तो जब हम्म। दिल के कन्विक्शन वाले नेशनलिस्ट जब सामने आते, उभर के आते हैं, तो उनको दे आर अनकंफर्टेबल, वो इनवैलिडेट करने लग जाते हैं। वो बताने लग जाते हैं कि इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनको क्यों मौका मिल रहा है आगे बढ़, क्योंकि वो इसको एक बिजनेस देखते हैं, नेशनलिज्म को। नेशनलिज्म इज अ बिजनेस फॉर देम। ओके, क्योंकि उनकी कमाई कई सालों से इस चीज पे हो रही थी। तो ये चीज जो है उनकी जहनियत से अभी तक निकली नहीं। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि कंट्री जो है वो कंट्री है। हाँ, आपको पूरा हक है, अगर कुछ भी गलत होता है उसके बारे में आप आवाज उठाइए, लेकिन अ, ये दिखाना कि आप फेवर कर रहे हो कंट्री के लिए, तो आप दिल्ली से पैसे उठाएंगे कंट्री के हक में बोलने के लिए, हम्म। और ताकि कोई और उनको लगता है कि सारे लोग पैसे लेते होंगे, जो भी देश के बारे में बोलता है बाहर जाके वो पैसे लेता होगा। फिर उनको लगता है कि दिल्ली इनको क्यों मौका दे रही है, हमें क्यों नहीं मौका दे रही। ये जो माइंडसेट है ना, दिस हैज टू फिनिश। ये जो भी मैं बोलती हूँ, सी आई एम अ प्रोफेशनल, मैं एक्चुअली एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जर्नलिज्म में हम्म। हम्म। डेस्टिनी पुल्ड मी इनटू आपने हांगकांग जर्नलिज्म। के किसी कंपनी में मार्केटिंग का जॉब वगैरह भी किया था, मैं बिल्कुल। आई एम अ मार्केटिंग प्रोफेशनल एंड आई एम प्राउड टू बी वन। और मैं, मेरे घर की जो बिल्स हैं वो या तो मार्केटिंग से, जॉब से मैं पूरी करती थी, या अब तो मैं जर्नलिस्ट हूँ, भारत एक्सप्रेस में सीनियर एंकर हूँ, आप जानते हैं। तो एक जायज हम्म। तरीके से मैं पैसे कमाती हूँ, जायज तरीके से नौकरी करके। मैं कश्मीर को प्रोपेगेंडा बना के पैसे नहीं कमाती। और मेरी ये बिल्कुल। इल्तिजा है कश्मीर के उन नेशनलिस्ट के लिए कि सचमुच के नेशनलिस्ट बनो, इसको धंधा मत बनाओ।
फाइंड समथिंग टू डू, कंट्रीब्यूट, एंड लेट मी टेल यू 2019 के बाद कश्मीरी युवा जो सचमुच कंट्रीब्यूट करना चाहते, पहले से उनकी जहनियत ये थी कि हमें अपना टैलेंट दिखाना है दुनिया को, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड में हो या एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, वो आज सामने खुल के आ रहे हैं क्योंकि वो फ्रीडम से अपने देश के लिए मेडल्स जीत के आ रहे हैं स्पोर्ट्स की फील्ड्स में। मैंने ये सब कुछ बयान किया पार्लियामेंट में, उनके नाम भी लिए। कई सारे एंटरप्राइजेस आप देखिए, एमएसएमई रजिस्ट्रेशंस कितनी हुई है जम्मू कश्मीर से, उद्यम पोर्टल पे देख लीजिए 2.5 लाख, उसमें से 51,000 औरतें हैं, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज ऑन द राइज। ये वो लोग हैं जो जायज काम करके रिजक कमाना चाहते हैं, ये नहीं कि कश्मीर को बेच के या उसकी स्टोरी, उसकी प्रोपेगेंडा बेच के या तो दिल्ली से या तो आईएसआई से कमाना चाहती है, ये वो लोग नहीं है। और ये मेजोरिटी कश्मीर के लोग ऐसे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। या ना मेरे कुछ कश्मीर के फ्रेंड्स है, एक सोपोर में हिलाल है, उसके बाद एक वहां श्रीनगर के पास है, उन्होंने ये बताया कि जो लोग धंधा जिन्होंने बनाया था, जो सेपरेटिस्ट थे, वो दरअसल कश्मीरी हैं ही नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि कश्मीरी तो डार होते हैं वगैरह, पर ये जो गिलानी हो गए, शाह हो गए, ये सब तो कहीं बाहर से आए थे और ये कश्मीरियों के नेता बन के बैठ गए। सच्चाई है क्या ये? क्योंकि मुझे लगा कि वो ऐसे ही गलत कुछ बोल रहा हो। बिल्कुल सच्चाई है। मैं तो ऑनेस्टली ये कहूंगी कि जो मीर सरनेम है, मीर्स भी जो हैं वो नेटिव्स नहीं है कश्मीर के, वो 13-14 सेंचुरी में आए थे सेंट्रल एशिया से। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, इवन मीर्स भी नहीं है। शाह ईरान से आए हैं, अंद्राबीज अंद्राब अफगानिस्तान से आए हैं, गिलानीज भी सेंट्रल एशिया से कहीं से आए हैं, जिलानीज सिंध आई थिंक। सो द पॉइंट इज कि जब ये लोग सन्स ऑफ द सॉइल, नेटिव्स नहीं है, नेटिव्स के बीच में आप आते हो और आप लोग ऐसे दिखाते हो कि आप सच्चे मुसलमान हो, और बाकी नहीं, वही लीडर है, वही गाइड कर रहे हैं बाकी लोगों को। हाँ, वही लीडर है, वही कह रहे हैं कि तुम लोग हाँ, बाकी जो है, जो बेचारे जो सचमुच कश्मीर के हैं, नेटिव्स, जैसे ना जो सरनेम्स होते हैं, बागटू, नेहरू, टिक्कू, ये जो ओ से एंड होने वाले सरनेम्स हैं, ये ज्यादातर करके यही नेटिव कश्मीरीज हैं। और ये सरनेम्स मुस्लिम्स एंड हिंदूज दोनों शेयर करते हैं, कश्मीरी पंडित्स एंड कश्मीरी मुस्लिम, दे आर द नेटिव्स ऑफ कश्मीरी लैंड। आप उनके बीच में आके उन्हीं को दिखाते हो कि आप लोग इंफीरियर हो क्योंकि हम प्योर मुस्लिम ब्लड हैं, आप लोग काफिरों के साथ मिले हो तो आप लोग प्योर मुस्लिम ब्लड नहीं हो, ठीक है? आप हमसे सीखो कि कैसे मुस्लिम बना जाता है, एक सच्चा मोमिन क्या होता है वो हम आपको सिखाते। ऐसे खुद को सुपीरियर दिखा के, नेटिव्स को इंफीरियर दिखा के, नेटिव्स के घरों में शादी नहीं करेंगे, नेटिव्स को दिखाएंगे कि तुम लोअर कास्ट हो, हम बाहर से आए हुए लोग, हम अपर कास्ट हैं। ये सब कुछ इन्होंने किया है कश्मीरियों के साथ। ये आसिया अंद्राबी की कास्ट हो या गिलानी की कास्ट हो, हमारे राज्य में आके हमें ही दिखाते हैं कि हम ही जो है ये मतलब वी आर लोअर कास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इस्लाम में तो कास्ट सिस्टम अलाउड ही नहीं है, फिर ये कहां से आ जाते हैं ये सब बोलते हो जी। अच्छा, आपका मैं देख रहा था एक चीज और कि कश्मीरी महिलाओं की आपने बात की, बहुत सारी न्यू जनरेशन की महिलाएं आ रही है। हमने एक वीडियो देखा, किसी ने लाल चौक पे एल्बम बनाया था, और जिस लाल चौक पे कभी लोग शाम के बाद जाते तक नहीं थे। फिर हमने देखा याना मीर खुद है एक एग्जाम्पल, फिर शहला रशीद हाल फिलहाल में उन्होंने जो इंटरव्यूज वगैरह दिए हैं। डू यू थिंक एक नया जनरेशन ग्रो कर रहा है कश्मीर में, जो कि जिसे बाहरी दुनिया के बारे में पता है, और वो जो रेडिकल्स हैं जो कि कश्मीर का मतलब तो कश्मीरियत है ना, जिन्होंने कश्मीरियत को हटा के कुछ और वहां इंजेक्ट करने की कोशिश की, उसको चैलेंज कर रहा है। ये कश्मीर के अंदर भी कुछ आइडियोलॉजिकल वॉर है क्या? आइडियोलॉजिकल वॉर इसीलिए इजीली शुरू की गई थी क्योंकि उन लोगों को बरगलाया गया था जो कश्मीर से बाहर कभी निकले नहीं थे बेचारे। तो उनको लगता था कि कश्मीर के बाहर से मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, मुसलमानों को नमाजें नहीं पढ़ने दिया जा रहा, मुसलमान औरतों की अजमत रेजी हो रही है, ऐसी ऐसी चीजें जो सेम जो पाकिस्तान में बोलते हैं वही चीजें यहाँ बोल बोल के इन लोगों को बरगलाया गया। लेकिन जो जनरेशन बाहर निकल के पढ़ा है, कंपेयर किया है कि कश्मीर के बाहर कैसी लाइफ है रेस्ट ऑफ द भारत में और कश्मीर में कैसी लाइफ है, उन्हीं के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो बात करें और वो बाकी कश्मीरियों को इसके बारे में अवेयर करें कि भाई आप लोगों को गलत बोला जा रहा है, जस्ट सो दैट आप अपने मुल्क से बगावत करो। तो ये मैंने अपनी जिम्मेदारी समझ के मैंने की, 2019 से ही कर रही हूँ, इनफैक्ट उससे पहले से ही कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले शायद आप कह सकते हैं नोटिस नहीं हुई थी। लेकिन
मैं नोटिस होने के लिए नहीं कर रही थी, आई वॉज डूइंग इट, इट वॉज फ्रॉम द हार्ट। जब पुलवामा अटैक हुआ था, मैं तब से आई हैव बीन सेइंग कि ये गलत है, इनकी भी तो बेवाएं हैं, देखो कैसे रो रही हैं, इनके भी तो बच्चे हैं शहीदों के, ये हमारे शहीद हैं, क्योंकि ये हमें ही प्रोटेक्ट करने आते हैं अपनी फैमिलीज को छोड़ के, इनको क्या लेना देना है, ये क्यों इतनी हार्श कंडीशंस में रहते हैं फैमिलीज को छोड़ के, हमसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और हम खुश होते हैं जब ये मरते हैं या मारे जाते हैं मिलिटेंट्स अटैक्स में, ये कैसे हो सकता है? So I have been raising my voice from before. शैला रशीद was not so convinced before, लेकिन शायद बाद में जब उन्होंने देखा कि आई थिंक उन्होंने PIL भी डाला था अगेंस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. आई थिंक शी वाज वन ऑफ द, जी बिल्कुल, हाँ शी वाज वन ऑफ द पेटिशन फाइलर्स, है ना? तो लेकिन शी इज ऑल्सो वन ऑफ देम। मैं शुक्रगुजार हूँ ऐसे लोगों की जो रियलाइज करते हैं कि शायद हमसे समझने में गलती हो गई, शायद हमने बहुत जल्दी ही ओपिनियन क्रिएट कर लिया था कि 370 के बाद मुस्तकबिल खराब हो जाएगा कश्मीर का, लेकिन जब हमने देखा कि यार चीजें चेंज हो रही हैं, पीसफुल हो रही हैं, लोग नहीं मारे जा रहे हैं, ना कश्मीरी मारे जा रहे हैं, ना मतलब जिस तरह के अटैक्स होते थे वो भी नहीं हो रहा है, और पेलेट गन से जैसे लोग अंधे हुआ करते थे, आई थिंक मोर देन 139 कश्मीरीज हैव बीन ब्लाइंडेड बिकॉज ऑफ यूज ऑफ पेलेट गन्स, वो सब बंद हो गया, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग बंद हो गई, टूरिज्म सडनली बढ़ गया क्योंकि सिक्योरिटी मजबूत हो गई, बहुत सारी चीजें इन्होंने देखी कि जो बंद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो बंद हो गए थे क्योंकि 370 की वजह से ट्रांसपेरेंसी नहीं थी ना अकाउंटिंग में, बिल्कुल। तो बस MLAs बोल देते थे कि फंड खत्म हो गए तो बंद हो गया प्रोजेक्ट। अब वो सारे प्रोजेक्ट्स फिर 2019 के बाद किक स्टार्ट हुए, वो फिर बैकफुट पे चले गए बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन किक स्टार्ट हुए कई सारे, अब कोविड के बाद फिनिश भी हो गए, कंप्लीट भी हो गया, ऑपरेशनल भी है। तो ये सब चीजें देखकर जाहिर बात है कि शैला रशीद जैसे कई लोग जिन्होंने PIL फाइल किया था अगेंस्ट, मतलब एब्रोगेशन के खिलाफ जो PIL, वो उन्होंने वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया। पर मुश्किलें तो बहुत आती होंगी क्योंकि आपके साथ भी हुआ, शायद वो मीर चंदानी, और यह नाम मीर चंदानी कैसे हो गई, वो स्टोरी क्या है? क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आया वो पूरा क्या था वो। देखिए कई बार करना आपने पड़ता अपना है स्टार्ट सरनेम को स्टार्ट चेंज में, किया था क्या? स्टार्ट में जब मैं बोलती थी ट्विटर पे, पता नहीं कैसे मैं नोटिस होने लगी, उसके बाद मुझे ऐसे ऐसे कॉल्स आने लगे, आई हैड टू कंसील माई आइडेंटिटी, आई हैड टू, मुझे नहीं पता कि जो फोन कर रहा है वो जर्नलिस्ट है या वो कहीं का मिलिटेंट है, वो मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा था। तो मैंने कई बार ऐसी चीजें की जिससे मुझे अपनी आइडेंटिटी कंसील करने की जरूरत पड़ी। तो लेकिन क्या होने लगा, क्योंकि फिर न्यूज़ चैनल्स मुझे बुलाने लगे, वो मुझे कहते थे कि हम आपको टिकट देना चाहते हैं, आप प्लीज़ आइए हमारे शो पर। तो ज़ाहिर बात है उनको मुझे अपना आईडी वाईडी दिखाना पड़ा, फिर उनको पता चलने लगा कि असली नाम क्या है, फिर वो मिर्चंदानी हटा के मीर रखने लगे। फिर वो भी समझ गए कि असली बात ये है। लेकिन देखिए वही मैं कह रही हूँ कि जिनको प्रोपेगेंडा करना है, जिनको इनवैलिडेट करना है, डिस्क्रेडिट करना है, क्योंकि उनके लिए अभी तक ये धंधा है, वो तो करते रहेंगे और मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए चाहे नहीं, मीरचंदानी हो, जी, मीर हो, दोनों इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ही हैं, दोनों इंडियन ही हैं। हाँ, एज लॉन्ग एज आप मुझे पाकिस्तानी ना बोले, आप मुझे इंडिया की कहीं की भी बोल दें, आप मुझे सिंधी, गुजराती, राजस्थानी कुछ भी बोल दें, आई एम ओके विद इट, मुझे नहीं लगता देयर इज एनीथिंग रॉन्ग, बस मुझे पाकिस्तानी बोल के गाली ना दे। जी। एक ही और है कि आप हमेशा महिला के इश्यूज उठाती रही हैं, जो वुमेन इशू, और एक करंट इश्यूज है यहाँ संदेश खाली में, बंगाल में, जहां जिस तरह की खबरें आई कि एक पर्टिकुलर पार्टी है वहां जो रूल कर रही है, TMC, और उसका एक विधायक है और उसके लोग घरों में घुस जाते हैं, महिलाओं से पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी जवान हो गई तो हमारे पास भेज दो, या फिर जो बोलते हैं तुम्हारे यहाँ नहीं नई बहू आई है, यहां तक कि स्टेटमेंट्स इश्यूज किए गए कि तुम्हारे घर बहू होगी तुम्हारी, लेकिन फिलहाल वो हमारी है। इस तरह के TMC के इस तरह के इश्यूज जब आप देखती हैं तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? एज ए जर्नलिस्ट मैं पूछ रहा हूँ। एज अ फर्स्ट रिएक्शन मेरा एज अ कश्मीरी होता है, मुझे वो याद आ जाता है कि जी। देखिए तब तो हम मेरे जनरेशन के लोग या तो पैदा नहीं हुए थे या बहुत छोटे थे, लेकिन हमें पता है कि ये हुआ है कि अ, मस्जिदों से इस तरह के ऐलान होते थे कि अपनी घरवालियों को छोड़ दो और आप लोग निकल जाओ, रलिव गलिव या सलिव, यानी कि या तो आप हम में से एक हो जाओ कन्वर्ट करके, या तो निकल जाओ या तो मर जाओ, और फिर अपनी
बीवियों को छोड़कर निकल जाओ। ऐसी-ऐसी चीज़ें, तो मुझे वो याद आता है। जब संदेश खाली का मैंने देखा, मुझे वो याद आ गया। So it was, the first reaction was as a Kashmiri, and second reaction was as a journalist, obviously lot of anger। और मैंने संदेश खाली का मुद्दा कई बार अपने शोज में उठाया है, भारत एक्सप्रेस पे कई बार, और टीएमसी के नेताओं को कई बार इस बारे में क्वेश्चन किया कि क्या तरीका है। और उनका वो स्टाइल, वो उनका वो रेगुलर सिग्नेचर स्टाइल के फिर बात को पलट के बताओ कि किसी बीजेपी वाले ने कहाँ पे रेप किया था। हाँ, So यहाँ मेरा क्या उनसे हुआ, एक वहां ही, क्या हुआ, पहले उसकी बात हाँ, करो। जी। मेरा उनसे एक ही सवाल होता है कि कौन से बीजेपी नेता ने विधानसभा में खड़े होके कहा कि रेप की फुटेज दिखाओ, पहले प्रूव करो कि रेप हुआ है। किसी भी महिला के साथ इस तरह की बात, इस तरह के अपशब्द, इतनी इनकम्पैशनेट बात, और सबसे हैरानी वाली बात है कि एक महिला सीएम ने इस तरह की बात की विधानसभा में खड़े होकर। बिल्कुल। तो ये एक ही चीज है जो कभी जस्टिफाई नहीं हो सकती। सालों से इनका शोषण होता आ रहा है, सालों से। आज बेचारियां जब फाइनली उनको लग रहा है कि कहीं बाहर से कोई फैक्ट चेकिंग टीम आई है, तो अब हमें थोड़ी सी हिम्मत मिली, अब हम बात करने लगेंगे, तो उनके मुजाहरे में जाके उनको धमकियां भी दी जा रही है कि ये सेंटर वाले शोर बिल्कुल। मचा के चले जाएंगे, आपको तो हमारे बीच ही रहना है, फिर आप जिन जिन ने शोर मचाया उनकी हड्डी पसली एक होगी। मतलब इतने हद तक बंगाल गिर चुका है। ये कौन से जमाने की सियासत चल रही है? आजकल के मॉडर्न जमाने में ऐसे नहीं होता। मैंने कई बार पंकज जी बीजेपी वालों को सवाल उठाए हैं, चाहे वो पोल्यूशन को लेकर हो या ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर सवाल उठाए। दे हैव बीन सो हम्बल, इतनी ह्यूमिलिटी से बात करते हैं, चाहे मैं कितनी भी अग्रेसिव रहूं, उनका जो जवाब आता है वो एक है ना, वो आरएसएस वाला ऑरा, एक शांतिपूर्ण तरीके से, शालीनता से बेचारे जवाब देते हैं, इतने हम्बल होते हैं। एंड इनको देखो, टीएमसी वालों को, इनका ईगो तो किसी और ही लेवल पे है। कहते हैं हम माफी मांगने की जरूरत नहीं है संदेश खाली की औरतों से। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मैंने जहां भी देखा इस तरह का रेडिकलाइजेशन जब बढ़ा है, तो उसका सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं हुई हैं, औरतें हुई हैं। चाहे वो कश्मीर में हो या फिर संदेश खाली में हो, या जहां इस तरह के इस्लाम के नाम पे रेडिकलाइजेशन में खास करके मैं दो तरह का इस्लाम देखता हूं। एक जिसका रिप्रेजेंटेशन याना मीर करती है, शैला रशीद करती है, बहुत मतलब आउटबाउंड प्रोग्रेसिव वगैरह है। और दूसरा इस्लाम वो मुल्ले मौलवी करते हैं जो बताते हैं कि महिलाओं को ऐसा ढक के रहना चाहिए, तो ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, तो टीवी नहीं देखना चाहिए, तो म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। तो और औरतों को लेकर बड़ा अजीब तरह का फैंटेसी है कि ये हूरें मिलेंगी तो यहाँ पे इतनी शादी करनी। मतलब ये डिफरेंस क्यों है? मतलब कि जो बाहर के लोग हैं, जो कि इस्लाम को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते या नहीं जानते, वो देखते हैं कि ये दो तरह का इस्लाम कैसे। एक हम सऊदी अरबिया का देख रहे हैं, जो वहां भी जो प्रिंस है वहां के, वो अपने यहाँ कैसे उसको मॉडिफाई, मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाएं ड्राइविंग कर सकती है, हमने देखा वहां टेम्पल्स बन रहे हैं। और एक यहाँ वाले जो हैं, जो सो कॉल्ड, वी कॉल देम कन्वर्टेड, कि वो नए नए बने हैं, इसलिए वो उनको ज्यादा प्रूफ करने की जरूरत है। आप भी ये डिफरेंस फील करती हैं क्या, या सिर्फ ये मेरा 100%, ऑब्जर्वेशन है? 100% मैं ये डिफरेंस फील करती हूँ। इसके लिए मैं हमारे देश की गवर्नमेंट को ब्लेम करूंगी कि क्यों आपने इस तरह की तंजीमों को, सऊदी अरेबिया का जिक्र किया आपने, वहां कौन सी आपको दारुल उलूम, बिल्कुल। दारुल फलाना, दारुल बिस्ताना दिखेगी, लेकिन आपने क्यों बिल्कुल। यहाँ पर इन सबको रखा है? आप वोट्स के इतने भूखे हो, आपको किस बात का डर है कि आप ऐसी तंजीमों पे ताला नहीं लगाते? जिस देश में मेजॉरिटी हिंदू रहते हैं, वो हिंदूज जो हैं वो आइडल वर्शिपर्स हैं। आप वहां एक हिंदूज के बीच में देवबंद, देवबंद, देवबंद का मतलब आप समझो, व्हाट इज देवबंद? देव को यानी बंद, जो देव की पूजा बिल्कुल बिल्कुल। करते हैं उसको बंद करने वाले। आप हिंदुओं के बीच में देवबंद नाम की इंस्टीट्यूशन कैसे चलने दे सकते हैं? ये कहाँ का कॉमन सेंस है कि आप इस तरह की तंजीमों को आप चलने दे रहे हो? कोई तबलीगी है, कोई ये है, कोई वो है। आई मीन व्हाट, मेरी फैमिली से भी कुछ लोग हैं जो इसमें है, बट आई थिंक इट इज नॉनसेंस, बिकॉज कुरान पाक में इस तरह की जमातों का जिक्र ही नहीं है। तो जो कंट्रीज इस्लाम को प्रॉपर तरीके से चला रही हैं, चलने दे रही हैं, रादर, इसमें चलाने वाली बात नहीं, ये इबादत की बात। जो इस्लाम, जो कुरान पाक में है, जिसके गलत गलत इंटरप्रिटेशंस नहीं हुए हैं, अब आपके ऊपर है। देखिए, आप जो है गीता को किस तरह से फॉलो करते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर आपने ऐसी बिल्कुल। तंजीमें खुलने दी देश में जिन्होंने कृष्ण के बताए हुए विजडम को उल्टे तरीके से यूज किया, जो द्रौपदी जी के साथ हुआ,
उसको उल्टे तरीके से यूज करके बताया कि औरत का वस्त्र हरण करना ठीक है क्योंकि द्रौपदी का भी हुआ था, या किसी ने ऐसे बताया कि 16,000 बीवियां रखना ठीक है क्योंकि कृष्ण देव का भी हुआ था, ऐसे ही हुआ था। लेकिन अगर आपके सनातन धर्म को, आपके क्यों, हम सबके सनातन धर्म को अगर कोई गलत तरीके से इंटरप्रेट करे और ऐसी 100 जमातें अपनी 100 तंजीमें खोल के उसमें हजारों लाखों लोगों को एनरोल करने लगे तो हिंदुइज्म की क्या हालत हो जाएगी, सनातन धर्म की क्या हालत हो जाएगी? बिल्कुल। आपने सोचा है कि तो ये चीज जो है, देखिए सनातन जो है घर में दादियां अपने बच्चों को सिखाती हैं, रामायण बैठ के पढ़ती हैं, महाभारत बैठ के पढ़ती हैं, बच्चों को गीता बैठ के पढ़ती हैं, उनको सिखाती हैं कि देखो कृष्ण ने जब अर्जुन से ये कहा था तो इसका मतलब ये है। लेकिन इन तंजीमों में रैडिकल जो मर्द होते हैं वो बाकी युवाओं को रैडिकल तरीके से कुरान सिखा रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? माई क्वेश्चन टू यू इज, जब आपने हिंदुइज्म को रैडिकल नहीं होने दिया, ओके, कई हिंदू हैं जो काउ लिंचेस के खिलाफ आवाज उठाते हैं कि ये गलत है, आप इंसान को कैसे मार सकते हो इस तरह से, अगर उसने तस्करी की है तो उसके खिलाफ आप एक्शन लो, लेकिन मार कैसे हिंदुओं ने जब आवाज उठाई है, हिंदुओं ने सती के खिलाफ आवाज उठाई है, हिंदुओं ने कई चीजों के खिलाफ आवाज उठाई है और अपने रिलीजन को रिफॉर्म किया है। हाँ बिल्कुल, डाउरी, बहुत चीजें, कास्ट सिस्टम, जब हिंदूज अपने रिलीजन को रिफॉर्म कर अपने हिंदुइज्म को बचा रहे, सनातन को बचा रहे हैं रेडिकलाइजेशन से, तो यही हिंदूज मिलके इस्लाम को क्यों नहीं बचा सकते? क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स तो इंडिया में रहते हैं, तो क्या ये हमारे हिंदू भाई बहनों का फर्ज नहीं है कि इस्लाम को भी बचाएं ऐसी तंजीमों से, ऐसे रिलीजियस लीडर से? इनको क्यों आप फल्ले फूलने देते हो? ये किसकी गलती है? जमात इस्लामी को बैन किया अमित शाह साहब ने अभी बयान दिया कि जमात इस्लामी बैन होगी और 5 साल, ये 5-5 साल की किश्त क्यों? हमेशा के लिए बैन कर दो। और सिर्फ जमात इस्लामी क्यों, कितने सारे ऐसी तंजीमें हैं, बैन कर दो ना जी। नहीं तो एक ओवैसी साहब जैसे लोग कुछ खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे कि किसी दूसरे को इस्लाम के बारे में बोलने का हक नहीं है, सिर्फ हम बोलेंगे और जो मुसलमान है वही बोलेगा। ये भी तो एक पर्दा है ना। मुझे सच बताइए, ओवैसी साहब के दादाजी हिंदू नहीं थे क्या? मेरे भी दादा परदादा किसी जमाने में हिंदू ही रहे होंगे, तो कौन होते हैं ये बोलने वाले? अगर ये बोलते हैं कि बाहर वाले नहीं बोल सकते, ये खुद नहीं बोल सकते, ये तो तीसरे जनरेशन के या दूसरे जनरेशन के मुस्लिम है सिर्फ। तो देखिए, एक होता है इस्लाम, एक होता है पॉलिटिकल अरबाइज्ड इस्लाम। तो हम क्यों भाई इंडियंस होके पॉलिटिकल अरबाइज्ड इस्लाम को हम भारत में क्यों पलने दें? आप इबादत करो, आप रोजे रखो, आप नमाजें पढ़ो, किसी हिंदू को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपना पॉलिटिकल इस्लाम, अपना गजवाए हिंद, अपना देवबंद, ये सब लाएंगे बीच में। हर एक चीज में आप हिंदू मुस्लिम एंगल, विक्टिम कार्ड निकालेंगे। किसी क्रिमिनल को जेल में डाला जाता है तो बोला जाता है देखो वो मुस्लिम है इसने जेल में डाला। ये बात सही है क्या? क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। अरे देखो सिर्फ मुस्लिम्स की बात करते तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई सोशल, हाँ ये बात भी सच है कि कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स रोज सुबह उठ के चेप देते हैं सोशल मीडिया पे कि देखो यहाँ इस मुस्लिम ने ये गुनाह किया, वहां इस मुस्लिम ने ये गुनाह किया। मैं मानती हूँ क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता है, मुस्लिम हो या, अगर आपको लग रहा है कि वो मुस्लिम्स को बदनाम कर रहा है, आप भी फिर उठा के डालो यहाँ इस हिंदू ने ये क्राइम किया, वहां इस हिंदू ने ये क्राइम। अगर आपको क्रिमिनल्स को हिंदू और मुस्लिम का मुखौटा पहनाना ही है तो ठीक है, आप इस तरह से करो, लेकिन फिर कह देना, इसको पॉलिटिकल बनाना, इसको कह देना कि यहाँ मुस्लिम्स की राइट्स नहीं है, यहाँ मुस्लिम्स को मारा जाता है, ये सब गलत है, ये सब गलत है। क्योंकि जब स्कीम्स अनाउंस होती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट कभी नहीं कहती कि ये स्कीम सिर्फ हिंदुओं के लिए, मुस्लिम के लिए नहीं हो सकती। तो ये बात इनको याद रखनी है। या ना, मैं ये सवाल सिर्फ आप ही से कर सकता हूं, मेरे पास ये फ्रीडम है क्योंकि आपका इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को लेकर भी अच्छा खासा एक्सपोजर है। आपने एक शब्द कहा पॉलिटिकल अरबाइज्ड इस्लाम। अब तो अरब तो खैर फिर भी सुधर रहा है जहां वो सेंटर था, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि इस्लाम को बदनाम करने में एक शक्ति का हाथ है, और वो शक्ति यूरोप से निकली है या अमेरिका कह सकते हैं, और उन्होंने अपने मकसद के लिए इसे एक पर्टिकुलर शेप देने की कोशिश की। हो सकता है उनकी कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट रही होगी, और उन्होंने इस्लाम को एक पर्टिकुलर फ्रेम में बताया है, और उसका असर, मैं एक दिन पढ़ रहा था, वहाबी मूवमेंट भी उन्हीं के पैसों से शुरू किया गया था, और ये क्रूसेड का या फिर जिहाद का ये शब्द जो ज्यादा जो प्रचलित शब्द में है ना, उधर से पब्लिसाइज किया गया।
ताकि आम मुस्लिम ये समझने लगे कि एग्जैक्टली हमें वही करना चाहिए जो कि उनके प्रोपोगेंडा मशीन बता रहे हैं। प्रोपोगेंडा मशीन भी यूरोप के, मतलब वो दुनिया पे राज करने के लिए उन्होंने जो भी सिस्टम तैयार किया उनके, और उसका हमारे देश में भी पड़ा है, एशिया के मुस्लिम में भी पड़ा है, क्योंकि हमने ये फील किया है कि अंग्रेजों के आने के पहले या 1857 से पहले यहां जो इस्लाम था वो रसखान दिखते थे, हमें कबीर दिखते थे, हमें वो सूफी म्यूजिक ट्रेडिशन कश्मीरियत दिखती थी, हमें मैंने बताया दारा शिको वगैरह दिखते थे। लेकिन अभी इस्लाम को मैं ये देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा वो ऑर्थोडॉक्सी, रेडिकलाइजेशन, कट्टरपंथी की ओर जा रहा है। मेरा ऑब्जर्वेशन सही है क्या? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को लेके, खास करके पर्टिकुलर टर्म इस्लामोफोबिया को लेकर, जो कि बहुत गूंज है यूरोप में? देखिए, इस्लामोफोबिया तो होगा ही ना अगर मुस्लिम्स हर जगह वन साइडेड सिलेक्टिव आउटरीच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमास ने जो किया उसको कंडेम नहीं करेंगे, सिर्फ फलस्तीन में जो हो रहा है उसको कंडेम करेंगे, तो फिर इस्लामोफोबिया होगा ही। अरे आप उस मुल्क के हो जिसने कभी ब्लाइंड वन साइडेड सपोर्ट नहीं किया। अगर आप खुद को भारतीय बोलते हो तो यू कैन नॉट बी वन साइडेड ब्लाइंड सपोर्टर। भारत कभी ऐसा है ही नहीं। ना भारत देख सकता है कि फलस्तीन में इनोसेंट बच्चे मर रहे हैं, ना भारत देख सकता है कि इजराइल में होस्टेजेस मारे जा रहे हैं, बूढ़े बच्चे मारे जा रहे हैं, उनके घरों में घुस के उनको मारा जा रहा है। भारत दोनों तरफ से बोलता है। जो भारत ने हमेशा न्यूट्रल स्टैंड लिया है, न्यूट्रल सिर्फ न्यूट्रल दिखने के लिए नहीं, क्योंकि जो सच है वो बोलने के लिए। दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, यूक्रेन। ना भारत देख सकता है कि यूक्रेन में मासूमों की जाने जाए वॉर की वजह से, या यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। ना भारत ये चाहता है कि रशिया जो हमारा पुराना दोस्त है उसको कोई नुकसान हो, उसकी संप्रभुता को या उसकी इकोनॉमी को कोई नुकसान। तो भारत हमेशा ऐसा स्टैंड लेता है जो दोनों के लिए ठीक है, जो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। हमेशा आप देखिए, हमेशा ये भारत की रीत रही है। तो भाई भारत में ऐसे लोग क्यों पढ़ रहे हैं जो सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू। मैं फिर बता दूंगा, सिलेक्टिव आउटरीच बंद करो, क्योंकि अभी इस्लामोफोबिया तो बढ़ चुका है, वो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में है। अब अगर हिंदू नहीं चाहते कि हिंदू फोबिया भी बढ़ जाए तो दे हैव टू स्टॉप, बिकॉज सोशल मीडिया पे ये बहुत ज्यादा हो रहा है, वन साइडेडनेस। पंकज जी, ये आपने भी देखा है, हर चीज में जो है जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, इट इज अननेसेसरी। जहां जरूरी है वहां बोलो, जहां नहीं जरूरी है, हर चीज तो एक्सट्रीमिज्म नहीं होती ना। हर मुसलमान आपकी बेटियों को कन्वर्ट करने के लिए नहीं बैठा है इधर। हर मुसलमान तो मतलब आपको कन्वर्ट करने के लिए या इंडिया को इन्वेड करने के लिए या गजवाई हिंद करने के लिए नहीं बैठा है। ओके, और हर मुसलमान मोहम्मद शामी या एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बन सकता। बहुत सारे नॉर्मल मुसलमान है, नॉर्मल जिंदगी जीते। आप हर किसी को जजमेंटल चश्मे से देखो, ये सब बंद कर दो। वरना जैसे इस्लामोफोबिया बन गया है, आज हम लोग क्यों जूझ रहे हैं मुस्लिम्स इस्लामोफोबिया से? हमें कहीं का वीजा मिलना मुश्किल होता है, ये सारी चीजें। व्हाई आर वी फेसिंग दिस? हमारे आज कुरान पाक को, हालांकि कुरान में कुछ गलत नहीं लिखा, जो भी लिखा है उसकी गलत इंटरप्रिटेशंस है। कुरान पाक सचमुच पाक है, लेकिन उसको जलाया जा रहा है। हमारा दिल दुखता है ये सब देखकर। लेकिन क्यों? कैन वी ब्लेम दोस पीपल? उन्होंने देखा है कि अरब कंट्रीज से रेफ्यूजीज आकर किस तरह से उनकी बहू बेटियों को ट्रीट करते हैं, किस तरह से वहां चोरी चकारी ड्रग्स का बिजनेस करते हैं, उनके रास्ते गंदे करते हैं, उनके यहाँ शॉप लिफ्टिंग करते हैं, उनके यहाँ सिग्नल तोड़ते हैं, हर एक चीज जो बुरी है वो करते हैं वहां जाकर। तो जाहिर बात है वो मुसलमानों से डरेंगे, और ऊपर से शरिया डिमांड करते हैं उनकी कंट्रीज में जाकर। खुद रेफ्यूजी बन के चले जाते हैं अपनी कंट्री से, फिर वहां जाकर शरिया डिमांड करते। जाहिर बात है वो इस्लामोफोबिया तो होगा फिर उनको। सो दिस इज नॉट समथिंग। लेकिन पंकज जी, एक और चीज है, वी शुड स्टॉप। जो हमारे देश में हो रहा है ना, उसके लिए हम बाहर वालों को ब्लेम करना बंद करना चाहिए। हमें खुद जो है अंदर से एक रिफाइंड सोसाइटी बननी है, ताकि दूसरे कभी इस चीज का फायदा ना उठाएं कि हम आपस में इतना लड़ते रहते हैं। ये चीज मैं चाहती हूँ कि ये रुक जाए, बट आई डोंट नो हाउ। और ये सिर्फ तभी रुकेगा जब हम हमेशा ना वन साइडेड नजरिया रखना छोड़ दें, जहां पे जरूरी है वहां पर बोले। एंड ये अल्लाह का फजल है कि आज हमारे पास ऐसी गवर्नमेंट है, चाहे कोई कुछ भी कर दे, कोई कुछ भी बोल दे जाके कि इट इज अ फैशिस्ट गवर्नमेंट, मैं नहीं मानूंगी। आज हमारे पास एज अ जर्नलिस्ट, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, ऐसी गवर्नमेंट है जो हमसे क्रिटिसिज्म, मतलब प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेने के लिए तैयार है, सुनने के लिए तैयार है, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार है। आज हमारे पास वैसी गवर्नमेंट है, पहले नहीं थी। पहले ऐसे लोग थे जो डेमोक्रेसी के नाम पे भी राजा ही चला रहे थे। जी।
बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन, डू यू फील देयर इज ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन आम कश्मीरी एंड रेस्ट ऑफ इंडियन एंड बिटवीन इंडियन मुस्लिम्स एंड रेस्ट ऑफ इंडिया? ये जो मतलब यस। कि कश्मीर और भारत के बीच में कुछ ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी आपको फील होता है, या फिर जो भारत में जो मुसलमान रहे उनका और बाकी जो दूसरे धर्म है उनके बीच? ट्रस्ट डेफिसिट भारत से नहीं है अभी। नो मोर कश्मीरीज हैव ट्रस्ट डेफिसिट विद भारत, बट दे हैव ट्रस्ट डेफिसिट विद बीजेपी। ओके, एंड इसमें ओके। बीजेपी की इतनी गलती नहीं है क्योंकि बीजेपी तो पावर में थी ही नहीं, बट वो पहले से इतनी बदनाम थी, उसको इतना बदनाम किया गया था बीजेपी और आरएसएस को, कि कश्मीरीज उस चश्मे से देखने के लिए तैयार नहीं है कि आरएसएस कोई रिलीजियस संस्था नहीं है। इट इज अ राष्ट्र संस्था जो जो कंट्री के लिए सेवा में यकीन रखती है। ठीक है, तो आई थिंक उस पे आरएसएस को काम करने की जरूरत है कि ये अवेयरनेस कैसे फैलाएं कि हम कोई रिलीजियस, हम किसी भी रिलीजन के आधार पे नहीं चलते। ठीक है, हमारी कुछ प्रिंसिपल्स होंगी जैसे डिसिप्लिन वगैरह, जो मे बी वो हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड होंगी, बट वी आर नॉट हियर टू क्रश एनी रिलीजन, वी आर हियर टू स्ट्रेंथन आवर कंट्री, आवर नेशनल सिविक सेंस। बिल्कुल। तो ये चीज उनको वहां पे अवेयर करने की और जरूरत है, ग्राउंड पे काम करने की जरूरत है। छोटा एग्जाम्पल देती हूँ, आई डोंट नो वो क्यों ऐसे करते हैं। जो उत्तराखंड टनल में जो धसे हुए वर्कर्स को, जिन मुस्लिम रैट माइनर से बचाया था, उनको सबसे पहले ऑनर किसने किया? आरएसएस ने। आरएसएस की एक पेट्रोनाइज्ड एनजीओ है जिसने किया सबसे पहले। दे वर द वंस जिन्होंने ऑनर किया। क्या ये किसी को पता है कि मुस्लिम्स को ऑनर करने वाले पहले आरएसएस वाले थे? नहीं। क्यों ये चीजें बोली नहीं जाती? तो आरएसएस वाले खुद क्यों नहीं बोलते? क्या आपको पता है, मैं ये बार बार बोल रही हूँ, हर एक इंटरव्यू में बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये नई नई बात समझ आई, क्योंकि मैं नई नई दिल्ली में रहने लगी। यूपी में आपको एक बंदा नहीं मिलेगा, जो एक मुसलमान जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि योगी जी के दरबार में मुस्लिम ही ज्यादा बैठे होते हैं। वो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने हिंदुओं के लिए तो वो करते ही हैं, बट मुस्लिम्स के लिए भी करते हैं, उतने ही प्यार से, उतनी ही शिद्दत से। लेकिन वो बोलते नहीं। वो बोलते क्या है आके, मुझे हमें ज्ञान वापस चाहिए, हमें ये चाहिए हलाल, हमें बैन करना चाहिए। आप बोलते क्यों नहीं कि आप मुसलमानों की भी मदद करते हैं? उतने ही प्यार से, उतनी शिद्दत से आप अपने मुस्लिम सिटीजन को भी प्यार करते हैं। नहीं बोलते। ये वो चीज है जिसकी वजह से शायद अवेयरनेस कम है, शायद इसलिए वो ट्रस्ट डेफिसिट है। और जहां तक भारत के मुसलमानों का है, यस, इसमें यू आर राइट। एक तो इंटरनली वो बहुत इम्प्लोसिव बनती जा रही है हमारी सोसाइटी। हिंदूज वर्सेस मुस्लिम ऑन सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा, मतलब टू अ वेरी बैड एक्सटेंट। तो गवर्नमेंट को नोटिस करना चाहिए कि हु इज मेकिंग एवरीथिंग अबाउट हिंदू। कुछ मुस्लिम अकाउंट्स भी हैं, किसी मुस्लिम ने योगा क्या कर लिया, आ जाता है कैप्शन, देखो मुस्लिम्स को हिंदू बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे जो अकाउंट्स होते हैं ना, या जो ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो हर मुसलमान को एक क्रिमिनल की नजर से देखने की कोशिश करते हैं, या इस्लाम को डायरेक्ट अटैक करते हैं, इस तरह के अकाउंट्स को बंद करना चाहिए गवर्नमेंट को, सोशल मीडिया अकाउंट्स। बिकॉज फिर वो जो हमारी जो जो हमारी आवाम है, वो आगे बढ़ेगी ही नहीं रिलीजन के मुद्दे से, वहीं पे अटक जाएगी। जी बिल्कुल। याना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और इन तमाम विषयों पर बिल्कुल बेबाक राय रखने के लिए। और आई थैंक यू। ऑल्सो फील इनलाइटेड कि मतलब कि जो जो भी मेरे मन में जो सवाल थे, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले हैं और बिंदास मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनएमएफ के साथ जुड़ने थैंक के यू। लिए। थैंक यू। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।